हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024, बीपीएससी टीआरई 4.2, एनबीएस, केवीएस, डीट्रिपल तथा अन्य कहीं भी जहां में एसएसटी और एनसीईआरटी का सेक्शन पूछा जाता है, उसके अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी को ख़त्म कर लेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। आज हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 11 है। और टॉपिक का हमारे नाम क्या है? इमारतें, चित्र तथा किताबें। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट, जो कि 11वां चैप्टर है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर अब देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए ये फिगर है, मेहरौली का लौह स्तंभ है। इसमें नाम किसका छपा है? चंद्र नामक एक शासक का, जो हो सकता है चंद्रगुप्त की बात कर रही थी, उनके हो गए। और ये कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। और ये विचित्र क्यों है, इस अद्भुत क्यों है? क्योंकि यह पूर्णतः लोहे का है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। पूर्णतः लोहे का और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। हाइट इसकी शायद 72 पॉइंट, अभी देख लेते हैं इसमें क्या है कि लौह स्तंभ, हाइट इसकी 7.2 मीटर है। हाइट इसकी 7.2 मीटर है और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। मेहरौली, दिल्ली। कहाँ है मेहरौली? दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है। और वजन इसका कितना है? 3 टन हो जाता है। ठीक है, वजन इसका 3 टन हो जाता है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से पता चलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, वो गुप्त वंश के थे, शायद चंद्रगुप्त की बात की जा रही थी। तो मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है एक लौह स्तंभ। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 7.5 मीटर हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7.5 मीटर हो जाएगी। और वजन इसका क्या हो जाएगा? 3 टन हो जाएगा। इस पे चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है। और इसके समय का और किसने बनवाया है, यह सब जानकारी हमें कैसे पता चलती है? क्योंकि इसके साथ ही एक अभिलेख भी इसमें खुदाया गया है। ठीक है, उससे पता चलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्तूप के बारे में बात की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है? स्तूप क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबवत, तो कभी बड़े या छोटे, पर इन सब में एक समानता थी। प्रायः स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। मतलब कि उनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ रखी जाती थी उनकी निशानी के रूप में। ठीक है, क्या होता था? स्तूप का अर्थ है शाब्दिक, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, गोलाकार, लंबे होते थे, बड़े या छोटे भी हो सकते थे। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी कि स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था और इन डिब्बों में क्या होता था? बुद्ध या उनके अनुयायियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़, कोई भी उनकी निशानी रखी जाती थी। ठीक है, इससे क्या कहा जाता था? इसे धातु मंजूषा कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे धातु मंजूषा कहा जाता था। किसे धातु मंजूषा कहा जाता था? जो छोटा सा डिब्बा रखा जाता था उसे ही धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप जो बने थे धातु मंजूषा के ऊपर रखे मिट्टी के टीले थे। प्रारंभिक स्तूप मिट्टी के टीले थे धातु मंजूषा के ऊपर। धातु मंजूषा क्या है? कि जो स्तूपों के भीतर छोटा सा डिब्बा रखा जाता था उसे ही क्या कहा गया? उसे ही धातु मंजूषा कहा गया। इसमें क्या होता था? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ भी या कोई कीमती पत्थर भी रखे जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। तो अभी आप किसी भी मंदिर में जाइए तो देखिए कि चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक पथ बना होता है ना। ठीक उसी प्रकार जो बौद्ध विहार आदि होते थे उसमें भी स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ बना होता था। इसका नाम क्या है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता है, जैसे विभिन्न मंदिरों में भी घेरा जाता है, इसको रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रेलिंग को क्या कहा जाता था? वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। ठीक है, तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, अगर आप देखेंगे कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं, फिगर नहीं दिखाया गया, लेकिन स्तूप में
चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था तो उसे ही प्रदक्षिणा पथ कहते थे। रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार होता था। और एक चीज़ आपको पूछ सकते हैं, तोरण क्या होता था? तो जो अलंकृत प्रवेश द्वार होता था उसे ही तोरण कहा जाता था। अलंकृत प्रवेश द्वार जो होता था बौद्ध धर्म से संबंधित, उसे ही तोरण कहा जाता था। आगे देखते हैं, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी देवता या की मूर्ति रखी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गर्भगृह में क्या होता है, तो मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति का रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति पूजा भी करते हैं। ठीक है, धार्मिक जो पुरोहित होते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? गर्भगृह हो जाएगा। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, ध्यान रखिएगा, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। यह क्या होता था? एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होकर थोड़ी बहुत विवेचना आदि भी करते थे। तो अधिकतर मंदिरों में मंडप होता था। आगे देखते हैं, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? एकास्मक मंदिर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये भीतरगांव मंदिर। और यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया, पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। दाएं तरफ महाबलीपुरम का एकास्मक मंदिर बनाया गया है। एकास्मक मंदिर क्या होता है? एकास्मक मंदिर होता है कि ये पूरा एक पत्थर का भाग ही है, इसको ही तराश के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट्स को बना के जोड़ा गया है, नहीं, पत्थरों को ही तराश के बनाया गया है। पत्थरों को ही, एक पत्थर को ही तराशा गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आजकल जो मंदिरें बनते हैं, पत्थरों वाली भी जो मंदिर बनते हैं, कि पहले आपको पहले दिन क्या करेंगे, आपके चारों तरफ बेस ला देंगे। ठीक है, बेस बना देंगे, फिर उसके ऊपर जो पिलर बनाते हैं, 3D में तो नहीं बन रहा, चारों ओर जो पिलर खड़े कर देंगे, फिर उसके ऊपर बेस बना देंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर फिर क्या बना देंगे, फिर ये वाले फिगर ऐसे बना देंगे। लेकिन इसमें क्या था कि एक ही पत्थर को काट के मंदिर बनाया जाता था, कोई इसमें चीज़ें जोड़ी नहीं जाती थी, उसी मंदिर को तराशा जाता था। यह एकास्मक मंदिर था महाबलीपुरम का। कहाँ का? महाबलीपुरम का एकास्मक मंदिर था। इन्हें एकास्म क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का भीतरगांव मंदिर है, ये महाबलीपुरम का एकास्मक मंदिर हो जाएगा। वही जो मैं बता रहा था, अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तोरण। अलंकृत प्रवेश, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिएगा बस। करीब 1800 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम की रचना किसने की थी? इलंगो कवि ने की थी। करीब 1800 साल पहले इलंगो नामक कवि ने किसकी रचना की थी? शिल्पाधिकरम की। ध्यान रखिए, किसकी की थी? शिल्पाधिकरम की रचना की थी। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था शिल्पाधिकरम, तमिल महाकाव्य था, ध्यान रखिएगा। रचना किसने की है? इलंगो नामक कवि ने। बात इसमें किसकी की गई है? कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी। कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है। और ये कहाँ रहता था? पुहार या कावेरी में रहता था। पुहार या कावेरी पत्तनम भी उसे कहा जाता था। इसकी पत्नी का नाम कुछ भी पूछ सकते हैं, पत्नी का नाम कन्नगी था। ठीक है, और ये कोवलम जो था अपनी पत्नी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था, एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़ के मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा, ध्यान रखिएगा किस राजा की बात होगी, प्रश्न बन सकता है कि शिल्पाधिकरम में किस राज दरबार की बात हो रही है जिसमें कोवलम पर झूठा आरोप लगा था? तो पांड्य राजा के दरबार में। ठीक है, पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर झूठा आरोप लगाया था चोरी का, और जिस पर राजा ने क्या किया था? प्राणदंड दे दिया था। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर को विनाश कर डाला। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला था। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिल महाकाव्य है क्या? तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकरम। रचना क्यों कर रहा है? इलांगो नामक कवि ने की है। इसमें बात किसकी की गई? कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? कन्नगी है। लेकिन जो एक कोवलम था वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। बाद में ये लोग मदुरै चले गए। मदुरै में पांड्य राजा के दरबार में इन पर चोरी का झूठा आरोप लगता है और कोवलम को मार दिया जाता है, जिस कारणवश इसकी पत्नी जो अभी भी इससे प्रेम करती थी, उसने क्या किया था कि यहाँ के दरबार पर आग लगा दी थी। यहाँ के दरबार पे क्या हुआ था? मदुरै शहर का विनाश कर डाला था। और एक और तमिल महाकाव्य है, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखले है। मणिमेखले में किसकी कहानी बताई गई है? कोवलन और माधवी की बेटी। कोवलन जो व्यापारी था और माधवी वह जिससे प्रेम करता था, उसकी बेटी की बात की गई है और उसकी कहानी इसमें बताई गई है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार अगर आप देखेंगे तो सतनार हो जाएंगे। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसके रचनाकार सतनार हो जाएंगे। और इसमें
कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी बताई गई है। ठीक है, यह रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी और उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मणिमेखले है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि जो इसकी बेटी थी वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर ली थी, इसलिए माधवी की बेटी जो थी बौद्ध धर्म की सन्यासन बन गई थी, इसलिए बौद्ध धर्म से भी इसका संबंध है। दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अब पुराण के बारे में देख लेते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। इसमें क्या दिया गया है? पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानी है। अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ हैं और बताया गया है कि इन देवी देवताओं की पूजा की विधि क्या है। ठीक है, साथ ही संसार की सृष्टि के बारे में बताया गया है और राजाओं के बारे में भी यह बताया गया है। अधिकतर पुराण के जो श्लोक थे वो सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जिससे सब इसको सुन और समझ सकते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कथन में बनेगा। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। ठीक है, स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ कौन करता था? मंदिरों में पुजारी किया करते थे। पुराणों का पाठ मंदिरों में पुजारी करते थे, जिसे लोग सुन सकते थे। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि पुराणों को पुराणों के बारे में कथन दे दिया जाएगा। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। दूसरा कथन दिया जाएगा स्त्रियों को पढ़ने की इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। तीसरा कथन दे दिया जाएगा कि दासों को पढ़ने की इसकी अनुमति दी गई थी। ठीक है, दासों को और शूद्रों को इसको सुनने की अनुमति दी गई थी। तो प्रश्न इसमें कौन से आंसर सही हो जाएंगे? पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों को भी इसको सुनने की अनुमति दी गई थी। अब विज्ञान की पुस्तकें देख लेते हैं। विज्ञान की कुछ पुस्तकें बहुत प्रमुख हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक एक बुक लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात, इसमें बताया था इन्होंने क्या कि दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। इसमें इन्होंने बताया था कि जो दिन और रात होता है, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है इस कारणवश होता है, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। लेकिन यह गलत है। यह किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिए थे। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी बताया था। वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि इन्होंने ही निकाली थी। तो वृत्त की परिधि जो कि 2πr होती है उसके बारे में ही इन्होंने ही बताया था, और जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज है। ठीक है, लगभग उतनी ही सही, मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने सही बताया था। अब कागज़ का आविष्कार देखते हैं, जो आज के चैप्टर का और क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। देख लेते हैं, लास्ट चैप्टर है। हाँ, कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? 1900 साल पहले चाइना में हुआ। काई लून के एक व्यक्ति ने किया था। इसने क्या किया था? पौधों के रेशों को, कपड़ों को, रस्सियों को, पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी भिगो दिया था। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और सुखाकर कागज़ बनाया था। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि का अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की विधि ठीक उसी प्रकार जैसे कि रेशम को छुपाया गया था, ठीक उसी प्रकार चाइना में कागज़ बनाने की विधि भी छुपाया गया था। लेकिन करीब 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंचा, क्योंकि कोरिया क्या है कि चाइना से सटे हुए राज्य हैं, कंट्री हैं। तो इस कारण कैसे ना कैसे करके पहुंच ही गया। तो कोरिया पहुंचा, उसके बाद फिर और भी जगह फेमस हो गया। चलिए फिर इसी के साथ आपकी क्लास हिस्ट्री 6 की आज समाप्त होती है। आज आपकी क्लास 6 हिस्ट्री समाप्त होती है। कल से हम क्या करेंगे? क्लास 7 हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 7 हिस्ट्री पढ़ने के बाद क्लास 8 हिस्ट्री पढ़ी जाएगी। उसके बाद हमने बताया है आपको कि 2 दिन आपका क्या होगा, 2 दिन आप PYQ पढ़ेंगे। 2 दिन PYQ जितने भी आए हैं सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी। अब बोलेंगे कि इस प्रकार तो सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस की बात अगर आप कर रहे हैं तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस क्लास 8 ज्योग्राफी में केवल 6 चैप्टर हैं। ठीक है, क्लास 7 ज्योग्राफी में भी कम चैप्टर हैं, 6 में भी ठीक ठाक चैप्टर हैं, लेकिन पॉइंट्स कम हैं। तो और पॉलिटी हम एक ही दिन में ख़त्म करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉलिटी क्या होगा, हम आपको एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। तो पॉलिटी का अगर 2 दिन आपकी प्रैक्टिस सेट, पॉलिटी 3 दिन में क्या हो जाएगी, आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। PYQ प्लस थ्योरी दोनों ख़त्म हो जाएगी। ज्योग्राफी में क्या होगा कि
ज्योग्राफी में कम समय लगेगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा समय लगता है, हिस्ट्री में प्रश्न भी बनते हैं ज़्यादा, इसलिए आप परेशान ना होइएगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। आपका सिलेबस आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक पूरा समाप्त हो जाएगा, और आप अक्टूबर तक समझ लीजिए कि आप नवंबर आपको पूरा रिवीजन करने को दिया जाएगा। 1 महीने आप पूरा रिवीजन करिएगा। अक्टूबर तक आपका सिलेबस, अक्टूबर लास्ट तक बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। PYQ भी हो जाएगा और आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। बस चलिए फिर, धन्यवाद।